ऋषि सोनी तूफान बन के आज आपके बीच आया है। प्रिंस अपने डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए हमेशा से जानी गई है। ठीक है। और आज भी वो बरकरार है। जी जी जी। मतलब प्रिंस में आपको जाओगे तो प्रिंस पालवास में आप जैसे अपने कदमों को रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो यहाँ पे होने वाला है। आपके घर की रसोई में सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ खाना ही नहीं पकाती है, आपकी माँ के सीने में आपके लिए सपने पलते हैं। जी नमस्कार, प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से मैं प्रकाश बीछा कि हर दिन अखबार खोलोगे कुछ खास मिलेगा, तुम्हें बदलते भारत का एहसास मिलेगा। बदलते भारत का बदलता एहसास प्रिंस एजुकेशन हब के अखबारों में छप चुका है। जी आज मैं मौजूद हूँ गोरव में, राजस्थान की वीर भूमि शेखावाटी जनपद के सीकर जिले की धरती के रिंगस तहसील और रिंगस के पास के आभावास गांव, जो आभावास गांव अपनी आभा और पवित्रता के लिए जाना जाता है। बाबा खाटू श्याम के दरबार से महज 8 किलोमीटर की दूरी के संगम पर स्थित यह आभावास गांव जो अपनी पवित्रता के लिए पूरे खाटू श्याम के अंदर जाना जाता है। और आज जिस जगह पर उपस्थित हूँ मेरे बीच आभावास ग्राम का वो शिक्षित सोनी परिवार मौजूद है। मनोज सोनी हमारे बीच मौजूद है और एक ऐसी प्रतिभा की कहानी लेके मैं आज आपके बीच आया हूँ। ये कहानी वर्ष 2003 से शुरू होती है जब मनोज सोनी के घर में किलकारी गूंजती है। माता ममता देवी की कोख से पिता मनोज सोनी के संस्कारों में पला ऋषि सोनी नाम का ये सपूत बेटा ऐसा कुछ कर जाता है कि इनके माँ बाप को ये कभी नहीं पता था कि मेरा बेटा एक दिन ऐसा कर जाएगा कि मेरा मान भारत की इस मेडिकल जगत में भी बढ़ेगा। वो ऋषि सोनी जो शुरू से लेकर 10th क्लास की पढ़ाई विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय से करता है और 10th से लेकर 12th तक की स्कूली शिक्षा CCA सेंट्रल चिल्ड्रन एकेडमी रिंगस सीकर से करता है। 12th तक आसपास के गांवों से स्कूली शिक्षा करने वाला ऋषि सोनी अचानक मन में सपना नीट का बना लेता है, डॉक्टरी का सपना बना लेता है। और ये डॉक्टरी का सपना इस बच्चे को अपने गांव से दूर सीकर शहर लेके चला जाता है। सीकर जाते ही पूरा सोनी परिवार असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है कि आखिर कौन सी कोचिंग का मैं ज्वाइन करूं, कौन सी नहीं करूं। उस समय संपूर्ण शेखावाटी और आसपास की आबो हवा में प्रिंस PCP के परिणामों का रिजल्ट बड़ी जोरों शोरों से चर्चाओं में रहता है। और ये चर्चा इस बच्चे और मनोज सोनी के पिताजी के कानों तक आती हैं और ये PCP पालवास रोड की सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। जैसे ही PCP पालवास रोड जाते हैं तो पिता मनोज सोनी को ऐसा लगता है कि मैं एकदम सुरक्षित हाथों में मेरे बच्चे को देने जा रहा हूँ। पिताजी इस बात को लेकर आश्वस्त हो जाते हैं क्योंकि पिताजी ने प्रिंस PCP का इतिहास पढ़ा है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप सीकर के अतीत के इतिहास के पन्नों में झांकोगे देखोगे तो पाओगे कि वो PCP वो प्रिंस ये जो अब सीकर जहां पर पढ़ने वाला प्रत्येक नौनिहाल प्रत्येक बच्चा अपनी सफलता को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने संस्कारों को लेकर सदैव आश्वस्त रहता है। और कहीं न कहीं मनोज सोनी जो पेशे से एक सरकारी अध्यापक है, मनोज सोनी को तमाम चीज़ें रास रही। उनको ये लगा कि मैं कहीं न कहीं एक शिक्षक हूँ और एक शिक्षक होने के नाते मनोज सोनी ने PCP पालवास रोड की सीढ़ियाँ चढ़ते ही प्रिंस की शिक्षा की गुणवत्ता को माप लिया। तमाम मापदंडों की कसौटी पर प्रिंस खरी उतरती है, PCP खरी उतरती है और मनोज सोनी अपने बेटे का एडमिशन, अपने बेटे का दाखिला नीट के लिए टारगेट बैच में PCP में करवा देते हैं। और देखिए अपने गांव से स्कूली शिक्षा करने वाला, गांव की गोदुली में खेला हुआ, गांव की माटी में सना हुआ ये बच्चा गांव से निकलकर पहले ही PCP के पहले प्रयास में नीट एग्जाम क्वालिफाई करके आज राजस्थान के प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू चला जाता है। आइए जानते हैं उस बच्चे से इसके संघर्ष और सफलता की कहानी कि किस प्रकार जिस परिवार की दो पीढ़ियां शिक्षक रही है। मेरे पास ऋषि सोनी बेटा है। ऋषि सोनी के पिताजी मनोज सोनी जो पास ही के एक गांव के अंदर सरकारी स्कूल में अध्यापक है और मनोज जी के खुद के पिताजी ऋषि के दादाजी भी एक प्राध्यापक है, रिटायर्ड। तो कहीं ना कहीं जिस परिवार की दो पीढ़ियां शिक्षक रही, उस परिवार की तीसरी पीढ़ी का बालक अगर भारत की मेडिकल जगत में चला जाता है तो पूरे परिवार को गौरव की अनुभूति होती है। ऋषि के तो बड़े भाई भी आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे मुखातिब होंगे, जो इनके चचेरे भाई है। दोनों भाई IITians है। भाई IITians है, पिताजी अध्यापक है, दादाजी भी अध्यापक है। पर ऋषि का सपना सबसे अलग होता है क्योंकि ऋषि शुरू से ही सबसे अलग ही रहता है। ऋषि वो स्टूडेंट है, जब इनके पिताजी मुझे भी बता रहे थे कि शुरू से जब अपनी कक्षा में या घर पर आने के बाद में अपना बैग भी रखता था और बैग के अंदर जब पुस्तकें रखता था तो इसके पुस्तकें रखने का सलीका भी अलग था। और कहीं न कहीं इस माता पिता के मन में लगा कि ये बेटा ऐसा कुछ करेगा कि हम सबको गौरव की अनुभूति होगी। और मैं कहते हुए कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है, कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समुद्र में रवानी नहीं है। प्रिंस के नौनिहाल जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। ऋषि सोनी तूफान बन के आज आपके बीच आया है।
ऋषि, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर पीसीपी परिवार की तरफ से संपूर्ण सोनी परिवार को, आवास गांव को, आसपास के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। एंड मैं भी पीसीपी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे को मौका दिया है यहाँ सबके सामने बोलने का और यूट्यूब चैनल पे बोलने का। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रिंस अपने डिसिप्लिन और अनुशासन के लिए हमेशा से जानी गई है, और आज भी वो बरकरार है। जी जी जी। मतलब प्रिंस में आपको जाओगे तो प्रिंस पालवास में आप जैसे अपने कदमों को रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन तो यहाँ पे होने वाला है। अंदर से फील से आने लग जाती है कि इस डिसिप्लिन के अंदर मैं तैयारी करूँगा, अच्छी मेहनत करूँगा, अच्छी डेडिकेशन के साथ रहूँगा और प्रिंस की हर बात को मानूंगा। प्रिंस कोचिंग की जैसे वो टीचर्स बताते हैं उनके हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूँगा और उसी के अनुसार आगे बढ़ूँगा, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज इस बड़ी सफलता के बाद में प्रिंस एजुहब की मीडिया की टीम ने एक खबर भी छापी है आपके लिए, मान लो सोशल मीडिया पर, और आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दी है खुशियों के रूप में। आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा ही महसूस हो रहा था, पिछले कुछ दिनों से भी अच्छा था और अभी भी काफ़ी अच्छा है। वापस मेरे को प्रिंस ने याद किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बार बार पिताजी से टाइम ले रहे थे कि ऋषि से हमें थोड़ा सी मिलवा दीजिए, 20 मिनट का टाइम दे दे। वो ऋषि जो पहले खुद प्रिंस में चलकर पढ़ने के लिए आया था, आज उस ऋषि से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पेट बढ़ी है, इज्जत बढ़ी है। हाँ, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि बेटे को कोई पूछ रहा है और उनको भी पूछ रहा है, और ये हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बेटे के नाम से जाने जाए एक दिन, और ये प्रिंस ने भी साकार किया और मेरी मेहनत ने भी साकार किया जी। बहुत बड़ी। तो ऋषि, आप मुझे बताइए कि आपके पिताजी पास के स्कूल में एक सरकारी अध्यापक है, आपके दादाजी भी सरकारी प्राध्यापक पद से रिटायरमेंट है, आपके चचेरे भाई जो IITians है, तो कहीं ना कहीं जिस परिवार की 2 पीढ़ियां तो शिक्षक रही है और अभी नई पीढ़ी के IITians बने, तो इन सबसे अलग नीट का सपना ऋषि सोनी ने कब देखा? जैसे कि है कि मेरे 2 भाई IITians थे और मेरा ऐसा था, तो उनका भी यही कहना था कि IITs तो हमने लगभग मतलब IITs के अंदर उनका अपर लेवल है, उन्होंने सब कुछ कर लिया। एक ने तो IAS भी निकाल लिया, तो उन्होंने अपने फील्ड का सब कुछ नॉलेज कर लिया था। फिर उन्होंने मेरी प्रतिभा को देखा और वो जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, तो उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि तुम डॉक्टर बनो, और उनको पता लग गया कि ये कुछ कर सकता है, डॉक्टर फील्ड में काफ़ी अच्छा करेगा। ठीक है। तो उन्होंने रास्ता दिखाया मुझे जी। और मैंने कोचिंग ली। फिर 11-12 तो मैंने, जैसा कि आपने बताया, मैंने यहाँ गांव से की थी रिंगस के पास में। फिर मैंने कोचिंग ली PCB से। ठीक है। पहले प्रयास में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले प्रयास में हालांकि ठोकरें तो खाई आपने, है ना, ठोकरें तो खाई है, पर प्रिंस के पहले प्रयास में आप सफल हो गए। तो एक डॉक्टरी बनने के बाद में आज आप आगे के 10 साल के बाद के अगर भविष्य को देखें तो आप अपने आप को किस रूप में कहाँ खड़े पाते हो और आपकी फ्यूचर प्लानिंग है? देखो, प्रिंस से पहले 1-2 साल मैंने ठोकरें खाई, उसका मेनली रीज़न ये था कि मैं डिसिप्लिन में नहीं था इतना जितना डिसिप्लिन में होना चाहिए। हालांकि मेरा परिवार सदा से डिसिप्लिन में रहा है और मेरे पापा ने यही देख के मेरे को प्रिंस का सजेस्ट किया था कि आप प्रिंस में जाओ और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है वहाँ का। और PCB पालवास तो पिपराली से एक सेपरेट सेक्शन है। ठीक है। वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ भटकने वाली चीज़ें बहुत कम है। PCB पालवास रोड और पिपराली रोड के मध्य अंतर स्पष्ट करेगा? हाँ, मतलब बताइए। मेरे को पालवास सबसे बेस्ट लगती है क्योंकि पालवास में एक तो रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही रहती है कि वो इन चीज़ों में भटकता जाता है, उसको खुद को पता नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, मेरे फैसला नहीं कर पाता। हाँ, वो खुद फैसला नहीं कर सकता, वो तो जिधर रास्ता दिखता है ना गलत हो सही, क्योंकि उम्र ही ऐसी। हाँ, उम्र ही ऐसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग पालवास बेस्ट है। वहाँ का जैसे रेस्ट्रिक्शन भी है पर वो तुमको सुधारने के लिए ही है। बिल्कुल। हाँ, वो तुम्हें बिगाड़ने के लिए नहीं है, वो तुम्हें अंदर ही अंदर सही करते जा रहे हैं। तो ऋषि, आज आप एक डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो, तो एक अच्छे असल मायनों में देखे तो एक अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं? क्या परिभाषा होती है डॉक्टर की? परिभाषा क्या होती है? देखो, एज ए मेडिकल प्रोफेशन तो मैं ये कहना चाहूँगा, डॉक्टर होता है, डॉक्टर तो जो पेशेंट को अच्छी तरीके से समझ सके और उसकी बीमारी को सोल्व कर सके, तो वो पेशेंट के लिए तो एज ए गॉड के रूप में ही है। ठीक है। कि वो पेशेंट की 2 मिनट पेशेंट आए उसके पास, उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दे। तो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर तो यही होती है परिभाषा कि अच्छा डॉक्टर वही होता है जो पेशेंट की मतलब फुल्ली मदद कर सके। अच्छा, पूरी मदद कर सके। तो आज डॉक्टर बनने के बाद में पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है। अब आप मुझे ये बताइए कि डॉक्टर बनने के पहले पीछे का आपका संघर्ष क्या है? कई बार कई लोगों को ये लगता है सफलता मिलने के बाद में कि यार बन गया होगा डॉक्टर, कौन सी पहाड़ तोड़ दिया,
उनको ये लगता है कि ये कामयाबी इसको खैरात में मिली है। जिन लोगों को ये लगता है कि इसको कामयाबी खैरात में मिली, उन लोगों को आप अपने पीछे के संघर्ष के बारे में बताइए। कितना आप तप पे हो, संघर्षों की भट्टी में जले हो, तब जाके लोगों की निगाहों में आप चढ़े हो, तो उसके बारे में थोड़ा। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ऐसा रहा कि जैसे मैंने 11th-12th यहाँ से ही की थी गांव से, पर जैसे अब फाउंडेशन कोर्स होते हैं तो मैं सभी अपने जो जूनियर बैच हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप 11th-12th फाउंडेशन करिए, जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। जैसे मैंने 11th-12th की, फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। जी। तो उस मेहनत में आपका टाइम 1-2 साल वेस्ट नहीं हो। इससे बढ़िया आप 11th में अपना 10th बेसिस करके आइए, और 10th बेसिस के बाद में 11th में आप फाउंडेशन करिए। ठीक है। फाउंडेशन करोगे तो आपका बिल्डअप वो नींव पहले से आपकी जम जाएगी, और उससे आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों के अंदर। तो फर्स्ट तो ये है कि आपको फाउंडेशंस लेना चाहिए, क्योंकि अब जमाना स्कूलिंग का नहीं, प्लस स्कूलिंग विद कंपटीशन का है। क्यों? तो कई बार कई बच्चे ये भी कहते हैं, अभिभावकों का भी कहना होता है कि बच्चे पर बोझ पड़ जाएगा अगर वो 11वीं-12वीं के साथ ही अगर फाउंडेशन करेगा, तो उनको क्या कहना आप? देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि एक बच्चा होता है ना, उसकी दिमाग की कैपेसिटी अपार है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। हालांकि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए अपन को, बाकी अपन जितना हार्ड वर्क या अपन का अंदर ही सब लोग इन्वायरमेंट ही अपन का ऐसा हो जाए ना कि अपन को मेहनत करनी है। ठीक है। तो फिर इतना हार्ड नहीं है, लोग करते भी है, लोगों ने बहुत निकाला है, अपन लोगों को देख के भी ये चीज़ें सीख सकते हैं आसानी से। आप पीसीपी पालवास रोड थे? हाँ जी। हॉस्टल में रहा करते थे या डे स्कॉलर? नहीं, मैं हॉस्टलर था। कौन से हॉस्टल में थे आप? मैं सेस्मा हॉस्टल में था। सेस्मा हॉस्टल जी। तो पीसीपी कोई विशेष मेमोरेबल यादें जो हमेशा आपको याद आती रहेगी? याद तो मेरे का तो सबसे अच्छी एक ही चीज़ लगती है, वहाँ का डिसिप्लिन। वो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है पीसीपी में जितनी मेहनत की है ना, वो और कहीं मेहनत हो भी नहीं सकती। वो टाइम टेबल, वो रूटीन, सुबह 5 बजे वार्डन का उठा देना, वो उस टाइम भी ऐसा लगता है कि यार ये क्यों उठाने आ रहा है अपन को, गुस्सा सा, ऐसे चिड़चिड़ा सा लगता है सुबह 5 बजे नींद के। लेकिन क्यों परेशान करे, पिताजी ने पैसे फीस जमा करवा दी, मुझे यहाँ हॉस्टल में डाल दिया, फालतू में क्यों परेशान करे? हाँ, ये परेशान ऐसा लगता है। हाँ, पर सक्सेस मिलने के बाद में वो लगता है यार सही किया उन्होंने। फिर आपको ये सारी चीजें याद आती है, उनकी डांट जो फटकार थी ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं राज था। क्योंकि एक शिक्षक हमेशा ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट सफल हो। एक डॉक्टर, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, पर डॉक्टर सुबह जैसे ही अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है तो शायद भगवान की अगरबत्ती इसी चीज को लेकर करता है कि भगवान आज ज्यादा से ज्यादा मेरे पास मरीज है जिसका खुद का क्लिनिक है, ठीक है ना, कि ताकि मेरा गुजारा अच्छे से गुजारा। पर एक शिक्षक की परिभाषा असल मायनों में कोई परिभाषित नहीं कर पाता है। पिताजी शिक्षक है, तो शिक्षक अपने ज्ञान रूपी पत्तों के माध्यम से अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें एक तरह से ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं। शिक्षक चाहता है कि मैं मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा उस राह पे चले। अगर कल को आप IAS, IPS, कलेक्टर कुछ भी बन जाओ, तो सबसे ज्यादा गर्व और गौरव की अनुभूति एक शिक्षक को ही होती है, क्योंकि कहते हैं कि परले और निर्माण दोनों शिक्षक की गोद में ही फलते हैं। तो एक शिक्षक पिता का बेटा डॉक्टर बना है, तो आज समाज आपको किन उम्मीद भरी निगाहों से देख पा रहा है? उम्मीद तो जैसे मेरे पापा के दोस्त वगैरह है, वो ये देखते हैं कि एक डॉक्टर बना है इनका लड़का, काफ़ी अच्छी बात है, कल को ये सबकी मदद करे, और इनमें जो संस्कार अब है वही हमेशा आगे 10 साल बाद में भी रहे। कोई ऐसे संस्कार नहीं है जिनकी वजह से इनका नाम खराब हो। जी, ये इम्पोर्टेंट। जो हमारे दर्शक अभी आपको देख पा रहे हैं, वो आपकी सफलता के पीछे का राज तो आपने लगभग बता ही दिया। बाकी आप बताइए कि नीट में सिलेक्शन के लिए स्टडी प्लानिंग किस प्रकार से आपकी होनी चाहिए? आपके जो मेजर टेस्ट लगा करते थे, मेजर टेस्ट दिए आपने, नीट का मेन एग्जाम दिया, उसमें कितना फर्क था वहाँ जब एग्जाम दिया? तो स्टडी प्लानिंग, डेली रूटीन और लगभग कितने घंटे का आपका इसमें? देखो, सबका मोटो अलग अलग रहता है। एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको नीट के अंदर हार्ड वर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए और कंटिन्यूटी मेंटेन करके चलिए। ऐसे नहीं एक दिन 15 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन पढ़े नहीं, ऐसा नहीं। आप डेली के 4 घंटे पढ़िए, पर वो डेली पढ़िए, ऐसे मिस मत कर, किसी भी चीज़ को मिस मत करिए, और खुद की प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़े। आपके साथ वाला कैसा कर रहा है उसको मत देखिए, आप खुद का प्रॉपर प्लानिंग, आपके अंदर भगवान ने दिमाग दिया तो आप प्लानिंग बना सकते हो अच्छी तरीके से। तो उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और रूटीन से पढ़िए, टेस्ट जैसे कोचिंग से लेते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोचिंग पे पूरा विश्वास रखना है। जहाँ है वहाँ पूरा विश्वास रखना है कोचिंग पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना है कि मेरे को ये कम पढ़ा है, मेरे को ज़्यादा पढ़ा है, उधर वाले क्या पढ़ा रहे, इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना। कोचिंग मटेरियल पे विश्वास करना है, उसी के डाउट्स पूछने हैं टीचर्स को, डाउट फैकल्टीज रहती है वहाँ पे, और सबसे आपके हर डाउट क्लियर करेंगे। ऐसा तो नहीं उनसे कम आता है आपको, मतलब उनको अच्छी तरह से आता है, वो अच्छी तरीके से समझा, सारी चीज़ कर देते हैं। पर्सनल केयरिंग किस प्रकार से हुआ करते थे?
पर्सनल केयरिंग तो जैसे यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे ठीक है। तो आपको टीचर्स की नज़रों में रहते हो। आप ऐसे मत मानो कि मैं टीचर की नज़रों में नहीं हूँ। हर टीचर आपको क्लास में बैठा रहता है ना, बच्चे को खुद को ये लगता है कि हाँ, मुझे कोई नहीं देख पा रहा है, मैं आराम से सब अकेला हूँ। देख रहा है उसे, सब और ये प्रत्येक गतिविधि नोट होती है। प्रत्येक गतिविधि नोट होती है। टीचर्स आपको पहचान लेता है 1 मिनट के अंदर ये बच्चा कैसा है। और वो एक टेस्ट में भी कम मार्क्स आएंगे ना जी, तो जी। आपको बाहर निकलते ही पूछ लेगा, अच्छा। यार आज तेरे इसमें कम कैसे है, इस वाले टेस्ट में कम है, तो आपको पता लग जाएगी हाँ कोई तो ध्यान रखना है मेरा यार। बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आप जैसे पीसीपी पालवास रोड में गए तो आप जाती आपको महीने 2 महीने में तो आपको सेट होने में टाइम लगा होगा। उस टाइम कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि यार नीट जैसी तैयारी में कर रहा हूँ, अब होगा या नहीं, क्योंकि आपने पहले भी थोड़ी सी ठोकर खाई थी। देखो पहले गया था ना मैं शुरू में 1-2 महीने, तब तो मुझे थोड़ा वियर्ड टाइप का सा लगा था क्योंकि मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा हुआ था। अच्छा। और एकदम से इतने रेस्ट्रिक्शन के अंदर, तो फिर उसके बाद में 1-2 महीने निकल गए। फिर तो वहाँ मेरे दोस्त बन गए अच्छे खासे। अच्छा। और पढ़ने वाले दोस्त ही बने, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक ही फोकस था पढ़ने का। क्योंकि संगति का भी हाँ, पूरा संगति का फर्क पड़ता है। थोड़ा सा संगति का ध्यान रखे, अपने उन दोस्तों के साथ में रहे जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, नेगेटिव वाइब से दूर रहिए। ये खुद को समझना पड़ेगा अपन को। दोस्त भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मोटिवेट करता है, एक डिमोटिवेट करता है। जी, जी। तो उस हिसाब से आपको अपने दोस्त अपने आप ही मिल जाते हैं। आप जैसे हो ना उस हिसाब के दोस्त अपने पास ही आ जाते हैं आपको। मेरे को जोरी परख सकता है, तो अच्छा खुद अगर ठीक है तो अपना अच्छे को पहचान पाएंगे। हाँ, वो वाली बात। एक बार बीच में मैं आपके पिताजी मनोज जी सैनी से बात करूंगा। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। बच्चे की इस बड़ी सफलता के लिए आपको असीमित बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है मनोज जी आज? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे? बस पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा गांव गौरवान्वित है अच्छा। बच्चे की सक्सेस के लिए। तो कहीं ना कहीं मनोज जी पास के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तो जिस स्कूल में आप पढ़ाते हो तो आज तमाम आपके जो टीचर्स साथी हैं वो भी आपको एक अलग नज़रे से देखते हैं कि मनोज शिक्षक है, शिक्षक का बेटा डॉक्टर बना है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे पूछते होंगे कि बच्चा डॉक्टर कैसे बने। बिल्कुल, उनके पास में अगर कोई बच्चा है तो वो मेरी सलाह लेते हैं। बिल्कुल। और मैं उनको सलाह देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि अगर पढ़ाई करवानी है बच्चे को तो पीसीपी के में चले जाओ। जी जी जी। नहीं तो पीसीपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको सीकर में कोचिंग तो बहुत है, तो पीसीपी पर इतना भरोसा कैसे हो गया कि पीसीपी मेरे बेटे के सपनों को आकार दे सकते हैं, सपनों को पूरा कर सकते हैं? उसकी टीम पे भरोसा मेरे को इसलिए हो गया कि मैं जब इसका एडमिशन कराने गया तो डिलन सर से मिला, डॉक्टर साहब से मिला, तब मुझे लगा उन्होंने ये इसका स्कोर देखते ही पहली बार बोल दिया कि इसको सापा बना के भेजेंगे, इसको डॉक्टर बना के भेजेंगे जी। तो उनकी बात से मुझे यूँ लगा कि ये तो डॉक्टर बन ही गया और एटलीस्ट वो बन ही गया। डिलन सर तो अक्सर हमारे कहा करते हैं कि हमेशा पॉजिटिविटी का संचार करते हैं बच्चों के अंदर, बहुत आपको भी पता होगा, बातें सुनी होगी आपने। तो कहीं ना कहीं उनके मन हमेशा डिलन सर बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, तो अपने आप को पहचान। कई बार बच्चे क्या होता है, प्रतिभा बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है पर बच्चे अपने आप को पहचान नहीं पाते कि मैं क्या हूँ। अगर जिसने अपने आप को पहचान लिया कि मैं क्या हूँ, वो खुद से मुलाकात कर लेगा तो निश्चित तौर से वो सफल हो जाएगा। तो मनोज जी आप आगे की क्या प्लानिंग है बच्चे की? डॉक्टर बनने के बाद में कोई भविष्य की भी प्लानिंग होगी, रणनीति कुछ? MBBS करने के बाद में MD करा देंगे। MD हाँ। अच्छा। आपका एक बड़ा बेटा है मनोज ऋषि सैनी का बड़ा भाई जो प्रदीप है, वो भी एग्रीकल्चर CBSE कंपटीशन की तैयारी कंपटीशन की तैयारी तो कहीं ना कहीं छोटा भाई बड़े भाई से आगे निकल चुका है। हाँ, तो ये इंस्पायर कर देगा, उसको भी कर देगा। अब बड़ा भाई छोटे से सीख रहा है, अब बिल्कुल सीखेगा, सीखना ही होगा। हाँ। सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती सर। जी जी। तो प्रिंस के किन किन चीज़ों से आप ज़्यादा प्रभावित थे? देखो सबसे बड़ा है उसका अनुशासन। ठीक है। प्रिंस का जो अनुशासन है वो लाजवाब है। जी जी। क्योंकि वो मोबाइल नहीं रखने देते, चाहे किसी का बच्चा हो मोबाइल नहीं रखने देते। वो छोटा फोन है, उसके लिए भी अलाउ नहीं करते, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी। उसकी वजह से बच्चा पढ़ लेता है, डिस्टर्ब नहीं होता। और वहाँ की जो टीम है ना वो इतनी है कि डाउट जो पूरे हैं ना वो क्लियर करवा देती है। बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके गार्जियन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसको गार्जियन को लगने लग जाता है कि मेरा बच्चा सही दिशा में है, सही राह पे है और सही उसने अंगुली पकड़ रखी है। ठीक है। तो ये सब देखा और मुझे तो विश्वास हो गया था डॉक्टर साहब पर, जब मैं मिलता था तो इसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जी। और वो हो ही गया। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार एक बाप अपने बेटे की अंगुली पकड़कर उससे चलना सिखाता है,
तो ठीक उसी प्रकार प्री पीसीपी में जाने के बाद में पीसीपी वालों ने आपके बच्चे की अंगुली पकड़ ली कि अब तो आपको नेट के ट्रैक पे ले जाएंगे। जितना इस पर विश्वास था ना, उतना ही मेरे को पीसी पे भी विश्वास हो गया। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। इस पर पूरा विश्वास था मुझे होना कि भी ये एक चाहिए। दिन डॉक्टर बनेगा। पूर्ण विश्वास। हाँ, इस पर पूरा विश्वास था, इसकी मेहनत पर विश्वास था। क्योंकि जब ये छोटा था ना, तब ये मार्कशीट लेकर आता था तो सबसे पहले मेरे को दिखाता था कि ये पापा मेरी मार्कशीट देखो, उसमें कुछ होता था दिखाने के लिए, तब वो ये दिखाता था। अगर नंबर इसके कम आते तो ये क्यों दिखाता। ठीक बात तो है। शुरू से ये टैलेंटेड टैलेंटेड रहा। इसमें कोई शक नहीं है, शुरू से ये बहुत टैलेंटेड रहा है। तो 12 लग रहा महीने था- के समय के दरमियान घर पर आना जाना कितना रहता था इसका? घर पे नहीं आता था, बहुत कम आता था। कोचिंग में नहीं आता था, बीच में आता ही नहीं था, और आता था तो 1-2 रोज आ जाता था बस। आप बुलाते ही कम थे। हाँ, डिस्टर्ब नहीं करते थे हम इसको। मनोज जी, आप पेशे से एक सरकारी अध्यापक हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि असल मायनों में देखें तो शिक्षा क्या है, और मतलब शिक्षा आप मतलब शिक्षित किसे मानते हो? केवल नौकरी पाना ही शिक्षा थोड़ा है? नहीं, सिर्फ नौकरी पाना शिक्षा नहीं हो सकती। नौकरी तो कोई किसी को भी मिल जाती है, ठीक बात। मेहनत करेगा वो नौकरी पा लेगा, ठीक है। लेकिन शिक्षा के साथ में संस्कार भी हो उसमें। ठीक, बहुत बड़ी बात बोली आपने। वो आगे लेकर के अपने परिवार को आगे लेकर के चले, जी जी जी, अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखे, ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखे, सामाजिक परिवार ताने के बाने से जुड़ा रहे। ताना बाने से जुड़ा रहे, अपने परिवार के संस्कारों का ख्याल रखे, वही शिक्षित है। मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि केवल नौकरी पाना शिक्षा नहीं है, और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर शिक्षा का मेन उद्देश्य आपने नौकरी पाना ही बना लिया तो समाज में नौकर ही नौकर पैदा होंगे, मालिक पैदा ही नहीं होंगे। नहीं होगा। असली शिक्षा वो है कि आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, शिक्षा के साथ संस्कार का निर्माण कर लिया, समाज और राष्ट्र की उन्नति में आप अपना थोड़ा बहुत योगदान आपने डाला है, जी, सही। परिवार के संस्कारों में आप पले हो, उस परिवार की विरासत को आप आगे ले जाने में कामयाब रहे हो, ये असली शिक्षा। जी, थैंक यू मनोज। धन्यवाद। अब एक बार मैं ऋषि सोनी की माताजी श्रीमती ममता जी से मिलना चाहूँगा। हमारे बीच 2023 के नीट के बैच में सिलेक्टेड हमारा होनहार प्रतिभाशाली बालक ऋषि सोनी की माताजी श्रीमती ममता जी हमारे बीच मौजूद है। जिस माँ की शीतल छाया में माँ के प्रेम के अंदर यह बच्चा रहा है, पहली बार घर से बाहर निकलता है तो कहीं ना कहीं माँ को भी ये लगता है कि बेटा दूर जा रहा है, पर माँ का सपना ये जरूर बन जाता है कि मेरा बेटा सफल होकर आएगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ ऋषि, आपको क्या लगता है कि आपके घर की रसोई में सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ खाना ही बनाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि मेरे घर की रसोई में मेरी माँ सिर्फ और सिर्फ खाना ही पकाती है, तो ये ऐसा नहीं है। आपके घर की रसोई में सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ खाना ही नहीं पकाती है, आपकी माँ के सीने में आपके लिए सपने पलते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ के सीने में पलने वाले सपनों को ऋषि सोनी ने पाला है और आज सफलता के आयाम को छूने का प्रयास किया। ममता जी, बेटा डॉक्टर बन चुका है, बहुत बहुत बधाई हो आप। नमस्कार। कतो खुशी हो रही है आज? खूब खुशी हो रही है। सागेड़ी सागेड़ी क्या कहीं लाग रही है? बढ़िया लाग रही है। कहीं क्या हुआ है? देखो तो क्या है, देखो पीसीपी का मैं पर योजना खूब भी की पढ़ाई हुई बैठे, जी जी जी। और वो भी मेहनत करे हो, और बड़े भी सर भी के लिए खूब मेहनत करे। हाँ, अच्छा, सर भी खूब मेहनत करी और ऋषि ने भी अच्छी मेहनत हाँ, की। ऋषि ने भी खूब तो मेहनत। ऋषि नाम कैसे निकाला? प्राचीन जमाने के अंदर ऋषि मुनिया जो गुरुकुल के अंदर पढ़ा करते थे, ऋषि के ऋषि को नाम है ना, वो ऋषि पंचमी का दिन जल मेड़ो है। जानकारी के लिए बता दूं, बहुत गौरवशाली बेटा है ये। ऋषि पंचमी के पवित्र दिन पर ऋषि का इस बेटे का जन्म होता है और इनकी माताजी ने इसका नाम ऋषि रख दिया। बहुत अच्छा नाम है, नाम के अनुकूल काम भी किया है और पहचान भी बनाई है। तो कहीं ना कहीं माताजी भी आज धन्य है अपने आप को। और आज का दिन बड़ा निराला अवसर है। हो सकता है कि ये वीडियो 5 दिन बाद में रिलीज हो, पर मैं जानकारी के लिए दे दूं, आज का दिन बहुत स्वर्णिम दिन है। आज गणगौर पूजन है, भगवान ईश्वर और माता गणगौर की पूजा होती है। गणगौर पूजन के अवसर पर हम आज ऋषि सोनी के घर आए हैं। माताजी हमारे बीच मौजूद है। वो माताजी जब भी अपने बेटे के सर पे हाथ घुमा देती हैं तो मानो घर में एक नया उजाला सा हो जाता है। माँ की आस को पूरा किया है, माँ की उम्मीदों की किरण को जगाने का काम इस बेटे ने किया है। और क्या कहना चाहोगे ममता जी, प्रिंस पीसीपी के बारे में या बच्चे के बारे में बता दो। बचपन की कुछ शरारतें, क्या कैसे रहता था छोटा था तो? ऋषि तो शरारत तो कम ही करते हो। अच्छा, कम ही कर दो। हाँ, लेकिन इन्हें खाना खा हम बहुत परेशान करते हो। खाना को शौकीन ज्यादा है क्या? खाना को शौकीन कम, शौकीन ज्यादा को नहीं हो, लेकिन इन्हें अच्छा ढंग से खाना अच्छा, पका खाना देता। कम ही ज्यादा निकाल दो। हाँ, कम ही ज्यादा यहाँ को कोनी बिया कोनी रोटी मोटी बना दी, सब्जी के बाद नमक कम है ज्यादा है,
है और है तो जना मना खाना की चिंता रहती है, वो पीसी में चल जाता हो जब आप जिसो बनाती जिसो ही खा लेता। तो पीसीबी में आप जैसा चाहे वैसा खाना मिल गया। पीसीबी का खाना मतलब जितने भी कोचिंग से अभी भी मैं एमबीबीएस में कर रहा हूँ ना, ठीक है, उससे भी बढ़िया पीसीबी का खाना है। मतलब कुल मिला के हाँ। एक माँ के हाथों जिससे खाने का एहसास हुआ आपको हो जाता है। मतलब पीसीबी की दाल तो सबसे बेस्ट दाल है, क्या उसका बात। स्वाद कभी चेंज हुआ ही नहीं, इतनी मस्त दाल है, एकदम परफेक्ट मसाले, परफेक्ट नमक, ऐसे नहीं कि हाँ कुछ तो फिर आओ कभी, फिर खाते हैं बैठ के। आऊंगा वापस। बिल्कुल, इस बार पीसीबी की दाल को सबसे प्रसिद्ध बताया है, और कहीं ना कहीं हमारा हमेशा ये लक्ष्य भी रहता है कि बच्चों को हम अच्छा शुद्ध संतुलित भोजन दे। कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य ठीक है तब बौद्धिक क्षमता का विकास अच्छा होगा, बच्चा मानसिक रूप से शारीरिक रूप से ठीक रहेगा। थैंक यू ममता जी। अपने बीच में ऋषि सोनी के चचेरे बड़े भाई नवीन जी सोनी भी हमारे बीच मौजूद हैं, जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आईआईटी रुड़की के आप एलुमिना रहे हो, और आईएएस जैसे बड़े एग्जाम को भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, ओनली फॉर ज्वाइनिंग बाकी है। जिस परिवार में सोनी परिवार जो पूरा शिक्षित परिवार है, आवास गांव का पहला ऐसा परिवार है जो शिक्षा के पथ पर लगातार तरक्की करता जा रहा है। मनोज जी सोनी के संस्कारों पर आगे बढ़ रहा है, इसके दादा श्रीमान बनवारी लाल जी सोनी के संस्कारों को आगे लेके जा रहा है। नवीन जी हमारे बीच मौजूद है, जो वर्तमान में अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में डिप्टी मैनेजर पर आप हो। आईआईटी रुड़की के आप एलुमिना रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप आईआईटी और नेट के बारे में, दोनों के बारे में भली बातें जानते हैं। नवीन जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शकों को आप ये बताइए, आपने एक बड़ी सफलता हासिल की है, आईएएस जैसा बड़ा एग्जाम भी आपने पास कर लिया है। जिन बच्चों का आधुनिकता के बदलते दौर के अंदर आईआईटी और नेट का ज़्यादा सपना है, उन बच्चों का किस प्रकार से स्टडी प्लानिंग रहना चाहिए, कैसे उन्हें सक्सेस मिल सकती है, बड़े सारगर्भित तरीके से संक्षेप में बताया। जी, मेरा मानना है कि आप प्रिपरेशन किसी भी चीज़ की कर रहे हो, चाहे ये आईआईटी हो, चाहे नीट हो, या और भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देख रहे हो, तो ये प्रिपरेशन का जो दौर होता है ये आपका कैरेक्टर बिल्डिंग फेज होता है। ठीक है, ये केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम दिन के बारे में नहीं होता है। आप जब एक तैयारी कर रहे होते तो मेन चीज़ें चाहिए होती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपको डिसिप्लिन रहना होता है, आपको लगातार मेहनत करनी होती है जी। वो सब चीज़ें बोरिंग हो सकती है, रिपीटेटिव वो चीज़ कर रहे हो, पर आप लगातार वो चीज़ करे जा रहे हो, यहाँ पे आपका कैरेक्टर टेस्ट होता है। जो इसमें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसी को आखिरी में सफलता मिलती है जी। आपको वहाँ पे लो भेजे जाएंगे, उसमें आप कितना जल्दी बाउंस बैक करते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें निर्धारित करती है कि आपके सफलता प्राप्त करने के चांसेस कितने ज़्यादा है। ठीक बात है। तो ऋषि का जैसे प्रिपरेशन कर रहा था, लकीली उस टाइम मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। जी जी। तो ऋषि को हमने यही बता रखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप अपना फ्रेंड सर्किल कैसे सिलेक्ट करते हो। ठीक है, पहले आप ये बताया आपने कि ठीक है, ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्किल नहीं रखना है, छोटा फ्रेंड सर्किल रखना है, और ऐसे लोग जो आपकी प्रोग्रेस में मदद करें, बिल्कुल आपको मोटिवेट करते रहे। ठीक है, मौज मस्ती वाले, क्योंकि एक टीनेज एज ऐसी होती है, 12th का बच्चा जाता है, बिल्कुल। नया एक्सपोजर मिलता है, मौज मस्ती ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल सही बात है, पर हमें सेक्रीफाइस करना होता है। समझ रहा हूँ। बिना सेक्रीफाइस कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पे मेहनत करने वाले, जिनकी खुद के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनती है पढ़ाई के लिए, ऐसे फ्रेंड सर्किल उठाना जरूरी हो जाता है। तो आप बराबर इसी को बराबर फोन कॉल के माध्यम से अगर आती थी तो बराबर मोटिवेट किया करते जी, वहाँ पे दोस्त का अपना एक एरिया हो जाता है, एक आपको अच्छे मेंटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जो मेनली मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। पहला बिंदु तो ये हो गया। तो ऋषि को हमेशा बोला गया है कि आपने जिस भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, तो हमने एक मैनेजमेंट चूज किया है। ठीक है, कुछ भी हो जाए उसका हाथ नहीं छोड़ना है, आपको मंजिल तक वो सिस्टम ही पहुंचाएगा आपको। ठीक बात तो है। सबसे पहले ऋषि को ये इंस्ट्रक्शन थे, वहाँ पे जो भी इश्यू आ रहे हो आप पहले मैनेजमेंट से डिस्कस करो, जी जी, फिर वहाँ पे कुछ कमी या ज़्यादा हो जाए तब आके हमें बताओ, हमें डिस्कस करो। तो ये आधार है हमेशा के लिए। याद आया। और उसमें ऐसा है कि हमेशा तुम अपने मेंटर से सीखते हो, मेनली मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ऋषि से भी हमने सीखा है, जैसे ऋषि बता देता है कि भैया अगर लो फील कर रहे हो तो स्टार्टिंग है सुबह के तुम 3-4 घंटे पढ़ाई कर लो, जबरन पढ़ाई कर लो। जब तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दिखेगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कॉन्फिडेंस आई होगा। कॉन्फिडेंस जगेगा। तो जिन बच्चों का आईआईटी और नीट का सपना है,
कई बार बच्चे इस असमझ की स्थिति में रह जाते हैं कि IIT नीट के लिए हमें किस प्रकार के इंस्टीट्यूट का चयन करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ठीक है, ये सफलता का आधार है। आधार। तो आपको ये प्रारूप जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पे डिसिप्लिन कैसा है मैनेजमेंट का, वो आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, ये गार्जियंस को देखने की चीज़ है। बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं होता वो चीज़ों को देख पाएगा। ठीक है, ठीक है। गार्जियंस ने दुनिया देखी होती है, तो उनका ये आधार होना चाहिए कि वो वहाँ का सिस्टम देखे, बच्चे की लाइफ स्टाइल कैसी रहेगी और कितना डिसिप्लिन रहेगा। आपने एक अच्छी बात बोली कि गार्जियंस ने दुनिया देखी, जो बेटे की परछाई देख रही है बता देता है कि इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जी, कहीं ना कहीं बच्चों को आजकल के ज़माने में कई अधिकतर बच्चों को ये लगता है कि माता पिता तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी व्यवस्था देने वाले शरीर हैं। जिन बच्चों को ये लगे कि मेरे माँ बाप तो मुझसे ज़्यादा नहीं जानते, हो सकता है आपके माँ बाप आपसे कम पढ़े लिखे हो, पर दुनिया का सबसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान तो माँ बाप से प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। माँ बाप केवल हमें सरकारी व्यवस्था देने वाले, भौतिक सुख सुविधा देने वाले कोई एक शरीर नहीं, बल्कि जीवन पथ पर एक नया रास्ता दिखाने वाले वो मार्गदर्शक है, जिन्हें अगर हमने फॉलो कर लिया तो कोई भी ऐसा अवसर नहीं है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें अपन सफल ना हो। बिल्कुल, यही हमारा भी आधार यही रहा है। लकीली हम एक ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जहाँ दादाजी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, ठीक है, तो वो बचपन से मोटिवेट करते थे। जब मैं श्याम पढ़ रहा था तो हमें वो चैलेंज करते थे पढ़ाई के लिए। तो एक जैसे मिली है चाचा जी हमेशा एज ए गार्जियन सबसे आगे रहे, उन्हीं के डिसीजन रहे पढ़ाई के बारे में कि तुम्हें क्या करना है, और हम हमेशा हमारी सुनते थे। जी जी। तो वो मोटिवेशन अगर आपको आसपास से कहीं से भी मिल रहा है वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, थैंक यू। हमारे बीच ऋषि सोनी के चचेरे बड़े भाई जो भी नवीन जी से बात की ही, इनके सगे भाई हैं। राजकुमार जी सोनी के सुपुत्र हैं आप, श्याम सुंदर जी सोनी आपका नाम है, और वर्तमान में आप IIT दिल्ली के एलुमना रहे हो। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के अंदर आप AN पद पर हो। तो सबसे पहले तो इस बच्चे की बड़ी सफलता के लिए छोटा भाई डॉक्टर बना है, आप IITians हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद। भाई की सफलता को लेकर क्या कहना है? आई थिंक जैसे बड़े भैया ने भी बताया और ऋषि ने खुद भी बताया कि हमारी जो परिवार है उसकी एजुकेशन की जो पूरी जर्नी रही है उसमें सबसे मेजर रोल रहा है हमारे चाचा जी का, ठीक है, मनोज जी सोनी जी का। वो पहले से टीचर थे और उन्होंने हर एक कदम जो कि इम्पोर्टेंट रहा हमारे सबके पाथ में, ठीक है, उसमें हर मेजर डिसीजन उन्होंने काफ़ी सोच समझ के लिया और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबके लिए सही साबित हुआ। जी जी। तो बस हमने उनके दिखाए गए पाथ पे हमने अपनी जो भी जर्नी थी उसको काफ़ी मन से और काफ़ी डिसिप्लिन से और काफ़ी पवित्र भाव से हमने ट्रेवल करा और आगे सफलता के लिए हमें सोचना नहीं पड़ा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैं श्याम सुंदर जी, अभी आप न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड में AN पद पर हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा है। तो आप IITians से दिल्ली के एलुमना रहे हो, तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा संदेश आप इस वीडियो के माध्यम से छोड़े जो अनुज भराता है आपके छोटे भाई बहन जो IIT या नीट का सपना देखते हैं। तो आपने सक्सेस का मूल मंत्र संक्षेप में बताया कि चाहे वो नीट की तैयारी करे चाहे वो IIT की करे। मैं बस एक ही पॉइंट बताना चाहूँगा जो अभी तक मेरे ख्याल से भैया ने और ऋषि ने खुद भी और चाचा जी ने भी काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है। उनके अलावा जो मुझे एक बहुत ही छोटा सा गैप जो छुटा हुआ लगता है वो मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स का ही एकमात्र रोल बचा है। बिकॉज आज की तारीख में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सबके पास सुविधाएँ हैं, कोचिंग्स काफ़ी वेल इक्विप्ड है, पढ़ाई के सारे इंस्ट्रूमेंट्स कोचिंग्स के पास है, सारा कंटेंट है, अच्छा सा सिस्टम एक जनरेट करके देते हैं। एकमात्र रोल बचता है तो बच्चे की खुद की मेहनत का। जी जी। जो बच्चे सिलेक्शन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, मोस्टली सब बच्चे इस चीज़ के लिए काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड होते हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं और डायरेक्शन देने का काम कोचिंग का होता है जो बखूबी निभाता है। तो यहाँ पे एकमात्र रोल बचता है जो पेरेंट्स और गार्जियन का रोल बचता है। जी जी। वो उसका अच्छी कोचिंग का डिसीजन जो उसको चूज करने के लिए मिले, उसके अच्छा एनवायरनमेंट हो, जो एक फीडबैक होता है जो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को लगातार मिलता रहता है, चाहे वो किसी समस्या में हो या फिर कहीं लो फेज से गुजर रहा हो, तो वो कंटिन्यूसली वो फीडबैक का काम पेरेंट्स को ही करना पड़ता है या उसके गार्जियंस या उसके मेंटर्स जो है। तो वो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम हमेशा उसके लिए रहना चाहिए। जी जी। वो सपोर्ट सिस्टम रहता है तो आई थिंक जर्नी काफ़ी बिल्कुल सफल हो सकता है जी। थैंक यू श्याम सुंदर जी।
तो ये है हमारा लाडला ऋषि सोनी, जिस ऋषि सोनी का संपूर्ण परिवार, जिसके पिताजी श्रीमान मनोज जी सोनी, जिनके ताऊजी श्रीमान राजकुमार जी सोनी, संपूर्ण परिवार एजुकेटेड है। और मैं ये कहूँगा कि जिस घर में मैं बैठा हूँ, ये बाबा खाटू श्याम की पवित्र भूमि से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ये घर स्थित है। वो धरती कहते हैं कि ये धरती खाटू श्याम की है, ये धरती सालासर भगवान की है, कि ये धरती खाटू श्याम की है, ये धरती सालासर भगवान की है, ये धरती गर्व और अभिमान की है, ये धरती ऋषि सोनी जैसे सपूतों की है, जिस सपूत बेटे ने पूरे कुल का, पूरे परिवार का मान बढ़ाने का काम किया। आप देखिए, एक छोटा सा परिवार है, जिस परिवार के प्रत्येक सदस्य से मैंने बात करने की कोशिश की, आपको दिखाने की कोशिश की, आपको सुनाने का प्रयास किया। पूरा परिवार एजुकेटेड है, फिर भी पूरे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई गुमान नहीं है। पूरा परिवार संस्कारों के साथ बड़े विनम्रता के साथ रहता है और एक ही बात का पाठ अपने बच्चों को सिखलाता है कि हमेशा विनम्र बने रहे, संस्कारों में पोषित रहे, ताकि सफलता के आयाम आप छुए। तो इस बच्चे की कहानी लेके मैंने आपको ये बताया कि एक साधारण बच्चा जो अचानक स्कूली शिक्षा करने के उपरांत नीट का सपना देखता है, नीट का सपना ये पार भी कर लेता है और इसने कई ठोकरे भी खाए, क्योंकि 1-2 प्रयास पहले दूसरे कोचिंगों में इसने कर लिए थे। और मैं कहते हुए कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वह है जो घरों से निकले ही नहीं। भले ही 2 साल भटकना पड़ा, पर घर से निकला तो घर से निकलने के बाद में मंजिल के सोपान को आपने छूने का पूरा प्रयास किया है। डॉक्टर बनने के लिए आप जा रहे हो। इन्हीं तमाम बातों के साथ आज की इस वीडियो को मैं ये समाप्त करते हुए एक संदेश आप सभी लोगों के लिए, अगर आपके हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा 10th और 10th क्लास के बाद में 11th और 12th में साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस बायोलॉजी ले। साइंस और बायोलॉजी के बच्चों का हमेशा एक सपना होता है कि मैं आगे जाकर देश की टॉप मेडिकल कॉलेज का दरवाजा खटखटाऊं। साइंस से मैथमेटिक्स के बच्चों का ये सपना होता है कि मैं आगे जाकर देश की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के दरवाजे की खिड़की खोलूं। जिन माँ बाप का सपना IIT नीट का है, जिन माँ बाप के बच्चों का सपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का है, आप निसंकोच निसंदेह एक बार प्रिंस सीकर आइए और सीकर अगर आप PCP का विजिट कीजिए, आपको ये लगेगा कि मेरा बच्चा यहाँ पर सुरक्षित है। तो आप आज अपने बच्चे का PCP सीकर पारवास रोड में दाखिला करवाइए। निश्चित तौर से कलम कागजों पर भारी पड़ेगी, जिस प्रकार ऋषि सोनी की कलम प्रिंस के कागजों पर भारी पड़ी। आज बेटा भारत की मेडिकल जगत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू के अंदर अपने परिवार का मान बढ़ा रहा है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।